गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आर्यमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम सी टेट, एच टेट, आर टेट और आपका जो राजस्थान टेट है उससे संबंधित हम आज महत्वपूर्ण शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करेंगे। अक्सर पीजीटी रिक्रूटमेंट में भी इस विषय में से जरूर प्रश्न पूछा जाता है। शिक्षा शास्त्र, हिंदी पेडागोजी। देखिए, शिक्षा शास्त्र का मतलब क्या होता है कि जिस विषय को आप पढ़ा रहे हैं, यदि हम हिंदी के शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं तो हिंदी में व्याकरण कैसे पढ़ाना है, हिंदी में गद्य शिक्षण कैसे कराना है, हिंदी में औपचारिक शिक्षण कैसे कराना है, हिंदी में अनौपचारिक शिक्षण कैसे कराना है, हिंदी में बच्चों को व्याकरण का ज्ञान कैसे देना है, कौन से ऐसे शिक्षण सूत्र हैं जिनका प्रयोग करते हुए हम शिक्षा शास्त्र के माध्यम से उसका सहारा लेकर के बच्चों तक हम अपनी बात प्रेषित कर सकते हैं। तो ये सारे विषय शिक्षा शास्त्र के अंदर आते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं। सुनना है, जानना है, देखना है, बोलना है, ये सारे जितने भी भाषा के कौशल होते हैं, जितने भी हमारे व्याकरण के कौशल होते हैं, उन सब का अध्ययन हम शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसे इंग्लिश में पेडागोजी कहते हैं और हिंदी में इसे शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम आज हिंदी के शिक्षा शास्त्र पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था, पेडागोजी था। ध्वनि विज्ञान, क्योंकि आपको पता है जितने भी हमारे वर्ण होते हैं, जितने भी हमारे अक्षर हैं, ये सभी के सभी साउंड्स होती हैं एक प्रकार की। तो ध्वनि विज्ञान जो था, संस्कृत में ध्वनि विज्ञान का पुराना नाम शिक्षा शास्त्र था। इसे पेडागोजी कहा जाता था। हिंदी शिक्षण के दो मुख्य घटक हैं। घटक पहला है हिंदी भाषा और दूसरा है हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य में जैसे कि आपको पता है गद्य शिक्षण आता है, कहानियाँ, नाटक, आपके संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, ये सारे के सारे आपकी गद्य साहित्य होता है। और हिंदी भाषा के अंदर आपका व्याकरण का ज्ञान होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के कौशल होते हैं। तो हिंदी भाषा को विज्ञान तथा साहित्य को कला माना जाता है। अक्सर ये प्रश्न सी टेट में, एच टेट में पूछा गया है कि हिंदी भाषा को क्या कहा जाता है और हिंदी साहित्य को क्या कहा जाता है। तो हिंदी भाषा को विज्ञान तथा साहित्य को कला माना जाता है। मैं आगे इस विषय को स्पष्ट करूंगा कि इसे विज्ञान कैसे कहते हैं, इसको कला कैसे कहते हैं। शिक्षण को कला व विज्ञान दोनों ही माना जाता है, क्योंकि जब हम शिक्षण करते हैं तो उसमें हम जो हमारे विषय से संबंधित जो वैज्ञानिक बात होती है वो भी बताई जाती है, और जो विषय से संबंधित कलात्मक बात होती है उसका भी उसमें शिक्षण में मिश्रण होता है। दोनों को बता करके ही, दोनों को मिला करके ही शिक्षण किया जाता है एक शिक्षक के द्वारा। तो आइए देखिए, हमने जो ऊपर विषय किया उसका ये नीचे जो है विस्तार से बात कही हुई है। हिंदी शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये इसका वैज्ञानिक पक्ष है और हिंदी साहित्य शिक्षण ये इसका कलात्मक पक्ष है। तो वैज्ञानिक पक्ष में क्या होता है, आमतौर पे व्याकरण को ही हम शामिल करते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी की लिपि देवनागरी एक वैज्ञानिक लिपि है। तो उसका जितना भी वर्ण विन्यास है, उसका जितने भी आपकी स्वर व्यंजन है, उसकी वर्णमाला है, लिपि है, वो सभी के सभी वैज्ञानिक है। और उस व्याकरण के अंतर्गत हम जो है ध्वनियों का अध्ययन करते हैं, शब्दों का अध्ययन करते हैं, वाक्य का अध्ययन करते हैं, और ये सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसको हम हिंदी का वैज्ञानिक पक्ष कहते हैं। इसके अंतर्गत ये विषय हम जो है बच्चों को बताते हैं। वाक्य विज्ञान है, अर्थ विज्ञान है, रूप विज्ञान है, शब्द विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान है, लिपि विज्ञान है। और जो हिंदी साहित्य शिक्षण का जो कलात्मक पक्ष है, कलात्मक पक्ष में जो है गद्य साहित्य आता है, काव्य साहित्य आता है, नाट्य साहित्य आता है, कथा साहित्य आता है, जीवनियाँ आती हैं, आत्मकथाएं आती हैं और निबंध साहित्य आता है। तो जितना भी आपका गद्य और पद्य का विषय है वो सारे का सारा उसका कलात्मक पक्ष माना जाता है। और जो व्याकरण का विषय है वो सारे का सारा हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत वैज्ञानिक पक्ष के अंतर्गत आता है। ये हिंदी के 4 मूल कौशल होते हैं। कौशल का मतलब होता है स्किल। तो कौन कौन से स्किल होते हैं? लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। अक्सर ये परीक्षाओं में पूछा जाता है भाषा के मूल कौशल कौन से हैं। तो जब हम इनको क्रम से लिखेंगे तो लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना ये भाषा के मूल कौशल होते हैं। तो इनको इस तरह से जो है याद किया जाता है। इनसे जो है भाषा विकसित होती है। बच्चा पहले जो है एक तरह से बोलना सीखता है, फिर वो जो है जब पहले, हाँ, अगर हम उसको औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत हम बात करते हैं
तो लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना ही आता है भाषा के मूल पोषण। और भाषा आपको पता है ध्वनियों के माध्यम से ही अभिव्यक्त की जाती है। भाषा आपको पता है अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा की अभिव्यक्ति के दो मुख्य रूप माने जाते हैं, जो मौखिक और लिखित होता है। हम मौखिक भाषा का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लिखित रूप जो है भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है भाषा के मूल कौशल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत वाचन तथा श्रवण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। वाचन का मतलब होता है बोलना और श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो ध्वनि विज्ञान के अंदर जो है वाचन और श्रवण कौशलों का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि जो बच्चा अक्षर सीख रहा है, जिन ध्वनियों को वो सुन रहा है, जो ध्वनियाँ बोली जाती हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, जिन्हें हम अक्षर भी कहते हैं, जिन्हें हम स्वर भी कहते हैं, जिन्हें हम व्यंजन भी कहते हैं, उनके अंतर्गत जो है बच्चों का ध्वनि विज्ञान, उन सारी चीज़ों को हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत शामिल करते हैं और उससे बच्चे के जो है वाचन तथा श्रवण कौशलों का एक तरह से हम उनका प्रयोग करके उनको विकसित करते हैं। तो भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आधारित है। ध्वनियाँ ही उच्चारित होती हैं और सुनी जाती हैं। आपको पता है जब लिपि की हम बात करते हैं तो लिपि आपको पता है जो मौखिक हम चीज़ें बोलते हैं, जो ध्वनियाँ होती हैं, उनका एक प्रकार का लिखित रूप होता है जिसे हम रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो एक प्रकार की ध्वनि व्यवस्था ही है। आप जो कुछ भी उच्चारित करते हैं, मैं भी इस समय जो कुछ उच्चारित कर रहा हूँ, आप भी जो कुछ सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ध्वनियों की ही व्यवस्था है। ध्वनियों के माध्यम से ही भाषा उच्चारित होती है। हम जो कुछ भी उच्चारित करते हैं, वो जो साउंड बाहर आती है वो एक प्रकार की ध्वनि है और उसमें कहीं ना कहीं वर्णों के मेल से शब्द बनता है, फिर शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इस प्रकार से भाषा आगे बढ़ती है। तो काल और स्थान की सीमा के बंधन से भाषा को निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ। जैसा कि आपको पता है कि हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है, संस्कृत की लिपि भी जो है देवनागरी लिपि है। तो लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? लिपि की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि काल और स्थान की सीमा के बंधन से भाषा को निकालने के लिए लिपि का जन्म हुआ कि कोई एक भाषा का अगर उसकी एक लिपि हो जाएगी तो उस भाषा का कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, वो देश और काल की सीमाओं से बाहर निकल जाएगी। यदि किसी को किसी भी भाषा की लिपि का ज्ञान हो जाए तो कहीं भी बैठ करके उस भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। ये नहीं है कि हिंदी हिंदुस्तान के अंदर ही बोली जाएगी। अगर किसी को हिंदी की लिपि देवनागरी का ज्ञान है तो उसको बैठ करके अमेरिका में भी उस हिंदी का इस्तेमाल कर सकता है। यदि हमें इंग्लिश की रोमन लिपि का ज्ञान है तो जरूरी नहीं है कि वो इंग्लैंड से चली थी या अमेरिका से इंग्लिश चली थी। अगर हम भारत में भी बैठ करके अगर हमें रोमन लिपि का ज्ञान है तो हम जो है अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लिपि का जन्म ही इसलिए हुआ था कि भाषा को काल और स्थान की सीमा के बंधन से बाहर निकाला जाए। तो ये जो प्रश्न होते हैं ये अक्सर जो है हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत अक्सर पीजीटी रिक्रूटमेंट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टीजीटी रिक्रूटमेंट की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सी टेट में, एच टेट में, आर टेट में, यूपी टेट में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि अगले प्रश्न पर हम बात करेंगे तो लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है लीपना या पोतना। इसका लिपि उस जो अक्षरों की जो ध्वनियों की व्यवस्था है उससे संबंधी, ये इसका वर्ड मीनिंग है। अक्सर ये प्रश्न पूछा गया है कि लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लीपना या पोतना, लीपना या पोतना। इसका ध्वनि व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं, ये खाली लिपि का शाब्दिक अर्थ है, वर्ड मीनिंग है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। लिपि में ध्वनियों को रेखाओं द्वारा व्यक्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है लिपि के अंदर हम ध्वनियों को रेखाओं के माध्यम से व्यक्त करते हैं। किस तरह से रेखाएं आएंगी, क कैसे बनेगा, ख कैसे बनेगा, वो एक प्रकार की रेखाएं हैं। कहीं हमने शिरो रेखा का इस्तेमाल किया, कहीं हमने खड़ी पाई का इस्तेमाल किया, कहीं हमने लेटी पाई का इस्तेमाल किया। तो वो एक प्रकार की रेखाएं हैं, उन ध्वनियों को हम उसके माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। लिपि विज्ञान के अंतर्गत अक्षर बोध और उसके उच्चारण को महत्व दिया जाता है। जैसा कि आपको पता है स्क्रिप्ट के अंदर, लिपि के अंदर जो है हम अक्षर बोध और उसके उच्चारण के महत्व पर ही ध्यान देते हैं। अक्षर बोध का मतलब होता है कि आप जिस वर्ण का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वर्ण को ही तो अक्षर कहते हैं, तो उस अक्षर बोध का ज्ञान होता है कि क की साउंड है तो क कहाँ से बोला जाएगा, कैसे बोला जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। जो आपके ओष्ठ ध्वनियाँ हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, जो आपके तालव्य व्यंजन है उनका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं लिपि विज्ञान के अंतर्गत हम इनका
जो है उच्चारण करते हैं। अक्षरों का विभाजन स्वरों और व्यंजनों के रूप में होता है। जैसा कि आपको पता ही है, अक्षर मैंने बताया वर्ण, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये विषय मैं पहले करा चुका हूँ। स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं, इस व्यंजन भी तीन प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से स्वर व्यंजन का वर्गीकरण हम पहले कर चुके हैं। तो अक्षरों का विभाजन जो है स्वरों और व्यंजनों के रूप में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है व्याकरण भाषा का सिद्धांत पक्ष होता है, इसे भाषा की आत्मा भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा की आत्मा होती है। यदि आपको व्याकरण का सही ज्ञान हो जाता है तो आप किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से बोल सकते हैं, शुद्ध रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान किसी भी भाषा को गहराई से समझने के लिए एक बड़ा प्रमुख साधन है, इसलिए उसको भाषा की आत्मा कहा जाता है। जैसे व्याकरण की परिभाषा भी आप सुनते हैं ना, और अक्सर किताबों में पढ़ी लिखी थी, आपने पढ़ी होगी कि किसी भी भाषा का शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उसको शुद्ध बोलने के लिए, शुद्ध लिखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है और व्याकरण के नियमों की आवश्यकता होती है। इसीलिए ही व्याकरण का निर्माण किया गया था। भाषा की इकाई वाक्य, वाक्य की इकाई शब्द और शब्द की इकाई अक्षर होते हैं। जैसा कि आपको पता है, भाषा की इकाई वाक्य होता है और वाक्य की इकाई शब्द होते हैं और शब्दों की इकाई जो है अक्षर होते हैं, जिसे हम वर्ण कहते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वर्णों पहले जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है और फिर जो है वाक्य से भाषा आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर भी वही बात है, व्याकरण भाषा की इकाई वाक्य, वाक्य की इकाई शब्द और शब्द की इकाई अक्षर होते हैं। तो जो अक्षर है ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अक्षरों को मिलाकर के शब्द बनता है, कई शब्दों को मिलाकर के वाक्य बनता है। तो व्याकरण के मूल तत्व अक्षर होते हैं, अक्षर, शब्द और वाक्य। व्याकरण के मूल तत्व जो है अक्षर, शब्द और वाक्य हैं। यही व्याकरण के मूल तत्व हैं, यही उन चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। यही अक्षर, शब्द और वाक्य मिलकर के ही एक भाषा का निर्माण करते हैं, एक वाक्य रचना को, वाक्य विन्यास को आगे बढ़ाते हैं, एक पूरी की पूरी जो आपकी रचना शैली होती है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका जो भाषा कौशल आगे विकसित होता है, जो आप भाषा प्रेषित करते हैं, संप्रेषित करते हैं दूसरे के सामने, वो जो है वर्णों के और शब्दों के और वाक्यों के माध्यम से आगे बढ़ती है। तो व्याकरण के मूल तत्व अक्षर, शब्द व वाक्य हैं। इन्हीं से एक व्याकरण की संकल्पना की जाती है, इन्हीं से एक व्याकरण की कल्पना कर करके हम भाषा को आगे बढ़ाते हैं, शब्दों के माध्यम से और छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से, फिर बड़े बड़े वाक्यों के माध्यम से। इस प्रकार से ये व्याकरण के मूल तत्व कहलाते हैं। अक्षर ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, जो व्यंजन होते, स्वर होते हैं या व्यंजन होते हैं, या आप उनको आप कह सकते हैं जो भी आपके वर्ण होते हैं, क्योंकि वर्ण को ही हम अक्षर कहते हैं, तो ये ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक प्रकार की विशेष साउंड होती है। जब आपको स्वर व्यंजन बताया था तो आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, ऊष्म व्यंजन कैसे बोले जाते हैं, अयोगवा कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, पलुस स्वर कौन से होते हैं। तो ये जितनी भी व्यवस्था है ये सारे के सारे एक प्रकार की साउंड है, एक प्रकार की ध्वनि है। तो ये सारे के सारे जितने भी अक्षर हैं, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, ये सारे के सारे ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ही आते हैं। व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। प्राचीन काल में व्याकरण को शब्दानुशासन कहा जाता था, शब्दों के अनुशासन को ही व्याकरण कहा जाता था, क्योंकि व्याकरण का मतलब ही होता है जिसमें भाषा सही तरीके से बंधी हुई हो, जिसमें व्याकरण के नियम एक भाषा को आगे विकसित करने के अंदर मदद करते हो, उसे हम शब्दानुशासन कहते हैं। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट ढंग से आत्माभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना। जैसा कि आपको पता है, भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग, इसका मतलब ही होता है कि छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास किया जाए। जब भी हम किसी भाषा की बात करते हैं तो उसका उद्देश्य ही होता है कि बच्चे के अंदर जो छिपी हुई शक्तियां हैं, उसके अंदर जो कवित्व शक्ति है, उसके अंदर जो गद्य शक्ति है, उसके अंदर जो कहानी कहने की शक्ति है, उसका विकास किया जाए। वो विकास कब होता है?
जब बच्चे को भाषा शिक्षण बड़े सही तरीके से दिया जाता है, व्याकरण के नियमों में बंध के उसको शिक्षा दी जाती है, व्याकरण के नियमों का उसको ज्ञान कराया जाता है, तो उसके अंदर छिपी हुई सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। भावानुकूल भाषा प्रयोग के लिए बच्चे को जो है हम भाषा शिक्षण कराते हैं। भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे को कहाँ किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना है, तो भावों के अनुकूल ही भाषा शिक्षण के अंतर्गत जो है उसको सिखाया जाता है कि भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग कहाँ करना है, उसके स्वर निर्माण कैसे करना है। छात्रों में शुद्ध, सरल, स्पष्ट और उच्चारण के लिए भी जो है भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य माना जाता है कि बच्चे को शुद्ध उच्चारण करना है, उसे जो है शुद्ध लेखन करना है, उसको स्पष्ट वक्ता के तौर पर स्पष्ट अपनी बात कहनी है। ये सारे के सारे भाषा शिक्षण के सामान्य उद्देश्य माने जाते हैं, क्योंकि भाषा शिक्षण का उद्देश्य यही होता है कि एक भाषा का सही ज्ञान छात्रों को कराया जाए और सही ज्ञान और शुद्ध ज्ञान और मानक ज्ञान बच्चों को कराया जाए। यही भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो देखिए, व्याकरण शिक्षण के भेद कई प्रकार के होते हैं। ये भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, व्याकरण शिक्षण के कितने प्रकार हैं या व्याकरण शिक्षण के कितने भेद हैं। तो व्याकरण शिक्षण के 3 प्रकार हैं। पहला है औपचारिक व्याकरण पाठ, दूसरा है व्यवहारिक व्याकरण पाठ और तीसरा है प्रासंगिक व्याकरण पाठ। औपचारिक व्याकरण पाठ का मतलब होता है कि बच्चे को हम जो फॉर्मल ग्रामर का ज्ञान देते हैं, औपचारिक व्याकरण का ज्ञान देते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चे का भाषा पर पकड़ हो जाए, बच्चे को वाक्य बनाने आ जाए, बच्चे को जो है वाक्य संश्लेषण और वाक्य विश्लेषण में क्या अंतर है ये उसको समझ में आ जाए। तो उसको व्याकरण की मूल जानकारी देने के लिए व्याकरण का औपचारिक पाठ उससे कराया जाता है, उसको समझाया जाता है। और व्याकरण का व्यवहारिक पाठ हम उसको कहते हैं कि बच्चे को कोई पत्र लिखना है तो उसको पत्र कैसे लिखना है, उसको औपचारिक भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे अनौपचारिक भाषा का इस्तेमाल कैसे करना है, उसे व्यवहारिक भाषा का इस्तेमाल कैसा करना है। तो ये सारे के सारे जो है भाषा के व्यवहारिक पाठ के अंतर्गत उसको सिखाया जाता है कि अगर आपको किसी को पत्र लिखना है, वो अगर आपका रिश्तेदार है तो आप व्याकरण के कौन से रूल का इस्तेमाल करेंगे, किस बात का ध्यान रखेंगे। यदि आपको किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो कैसा पत्र लिखना है, ये सारे व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत किए जाते हैं। और प्रासंगिक व्याकरण पाठ का मतलब होता है कि जिस प्रकार के व्याकरण की आपको अभी आवश्यकता है उसके हिसाब से आपको सिखाया जाए। जैसे परीक्षा के अंतर्गत हम बच्चे को व्याकरण की तैयारी कराते हैं तो सारे का सारा वो प्रासंगिक व्याकरण पाठ होता है। जैसे हम उसमें उसको अलंकार कराते हैं, समास कराते हैं, उसको शुद्ध शब्द कराते हैं, मानक वर्तनी से संबंधित बातें बताते हैं और व्याकरण की जो बहुत सारी बातें बताते हैं जो उसके पाठ्यक्रम में निर्धारित होती हैं, उसको हम प्रासंगिक व्याकरण पाठ कहते हैं, ताकि बच्चा उस प्रासंगिक व्याकरण के ज्ञान से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को आसानी से हल कर सके। प्रोक्ति, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है, प्रोक्ति किसे कहते हैं। तो प्रोक्ति एक प्रकार के वाक्य होते हैं, सुसंबद्ध वाक्य होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये देखिए, प्रोक्ति में एक से अधिक वाक्य होते हैं। इन वाक्यों का क्रम तर्कपूर्ण होता है और ये आंतरिक रूप से आपस में सुसंबद्ध होते हैं। प्रोक्ति एक प्रकार के वाक्य होते हैं, एक से अधिक वाक्यों की ऐसी व्यवस्थित इकाई जो तर्कपूर्ण, क्रमयुक्त और आपस में आंतरिक रूप से सुसंबद्ध होती है, उसे प्रोक्ति कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ वाक्य के माध्यम से भी समझाया है। गांधी जी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। उनके अहिंसा अस्त्र ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाया। तो देखिए, पहला वाक्य और दूसरा वाक्य दोनों आपस में जो है सुसंबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं और एक प्रकार की व्यवस्थित इकाई है। तो शब्दों की एक व्यवस्थित इकाई को ही वास्तव में हम प्रोक्ति कहते हैं। ये एक प्रकार के वाक्य होते हैं, छोटे छोटे वाक्य भी हो सकते हैं और दो बड़े वाक्य भी आपस में सुसंबद्ध हो सकते हैं। पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध होता है, दूसरे वाक्य का पहले वाक्य से संबंध होता है, तो उसे हम प्रोक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तर्कपूर्ण, कर्मयुक्त और आपस में आंतरिक रूप से सुसंबद्ध शब्दों की एक व्यवस्था होती है जिसे हम प्रोक्ति कहते हैं, एक प्रकार का वाक्य होता है। तो इस प्रकार से जो है हिंदी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत मैंने आपको हिंदी पेडागोजी का ज्ञान कराने का प्रयास किया और मैं इसकी कई सीरीज बना करके आपको भेजूंगा। कई पार्ट इसके बना रहा हूं ताकि आपको शिक्षा शास्त्र से संबंधित कोई भी
प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए तो आप उसको गलत ना करें। तो मेरी इन वीडियोस को आप ध्यान से देखें और आपको लगे कि मैंने इनमें मेहनत करके आपको समझाने का प्रयास किया है तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अगले किसी लेक्चर में मैं फिर आपसे शिक्षा शास्त्र की दूसरी सीरीज को लेकर के रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।